हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 21 ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में पोटेंशियल क्या है, वो बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एसएएफ के बारे में इन डिटेल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो समझाऊंगा। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 23 मोहन लाल को मिला है, जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत फेमस एक्टर हैं। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड है क्या, साथ ही साथ नेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको बताऊंगा। ये जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा था ऐसे के फॉर्म में आया था 2011 में कि डज इंडियन सिनेमा शेप आर पॉपुलर कल्चर और मेयरली रिफ्लेक्टेड। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। जब मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप आसानी से इस एस्से को लिख पाएंगे। ऐसे में आपको 1000 से 1200 वर्ड में जनरली लिखना होता है, तो आप देखें किस तरीके से पॉइंट्स को बनाना होता है। थर्ड आर्टिकल बात करता है कि सीजीआई ने कुछ सर्टेन रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो जुडिशियल मिसकंडक्ट होता है, जो जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स इन द सेंस जज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो लोग सही से, कुछ हैं स्पेसिफिकली, कुछ को उन्होंने टारगेट नहीं किया बट फिर भी कहा है कुछ लोग सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। फिर ट्रिब्यूनल्स को लेकर कंसर्न किया है कि भैया ट्रिब्यूनल क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सेमी जुडिशियल बॉडी है, तो वहाँ पे अगर जुडिशियल मेंबर्स नहीं होंगे तो उससे मे बी चांसेस ये हो सकता है कि वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो जो कुछ भी वर्डिक्ट या जजमेंट पास होता है ट्रिब्यूनल में। मैं आपको पूरा इन डिटेल समझाऊंगा ट्रिब्यूनल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल, फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है ब्लू ग्रीन अमोनिया के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं ब्लू अमोनिया क्या होता है वो बताऊंगा, ग्रीन अमोनिया क्या होता है बताऊंगा, और अमोनिया क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे ये बनता है, फिर किस तरीके से ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके एक हाइब्रिड पाथवे निकाला जा रहा है जिससे कॉस्ट कम हो सके, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी बढ़ सके, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से बैटल आईएएस के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जो पोटेंशियल है। सबसे पहले समझ लेते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है क्या। सस्टेनेबल मतलब वर्ड से समझो, ऐसी चीज़ जो लॉन्ग समय तक सस्टेन कर सकती है बिना किसी भी स्कैरसिटी हुए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है। अब एविएशन फ्यूल क्या होता है? एविएशन फ्यूल मतलब जो एरोप्लेन में तेल पड़ता है, आसान सी भाषा में समझो तो होता क्या, मान लो अगर 1 लीटर तेल है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में ये होता है ना कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 90% पेट्रोल होगा, 10% इथेनॉल मिला देंगे, इसी को इथेनॉल ब्लेंडेड बोला जाएगा। सेम वैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी है। यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 लीटर आपका एविएशन फ्यूल रहेगा तो उसमें कुछ परसेंट उठा के ब्लेंड कर दिया जाएगा एसएएफ को। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है सर एसएएफ बनता कैसे? जिस तरीके से इथेनॉल बनता है, शुगर केन का जो बगास होता है, शुगर केन से निकला हुआ वेस्ट होता है, उसको फर्मेंट करते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जैसे फीड स्टॉक के तरीके से देखा जाए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है एसएएफ को बनाने के लिए, और इसी एसएएफ को मिला दिया जाएगा जो आपका एविएशन का फ्यूल होता है। तो वेजिटेबल ऑयल, शुगर केन बगास, राइस स्ट्रॉ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो मतलब आप कह सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली उन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एसएएफ बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इंडिया ने टारगेट किया कि भैया 1% सैफ हम लोग रखेंगे बाय 2027, ब्लेंड कर देंगे एविएशन फ्यूल में, मतलब एक पेट्रोल नहीं, जो तेल पड़ता है एरोप्लेन में उसके साथ मिक्स कर देंगे। राइट, अब आप ये देखिए जो प्लेन्स होती हैं उससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही मैंने कार्बन एमिशन बोला तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2025 में कार्बन एमिशन के ऊपर, कार्बन कैप्चर, डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर सवाल आया था। आप सिंपल देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर पीवाईक्यू लिखिए या यूपीएससी लिखिए, आपको दिख जाएगा क्या क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आर्टिकल लिया हुआ है। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये द हिंदू का जो आपका फाइनेंस सेक्शन होता है वहाँ का आर्टिकल है। अब आप जनरली पढ़ोगे बोलो सर सैफ क्या, लेकिन सैफ से सवाल पूछा है यूपीएससी ने, अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन ये आई है कि भाई साहब जो इंडिया है उसके पास 14 to 33 मेट्रिक
टन का पोटेंशियल है सैफ को प्रोड्यूस करने का। और अगर इतना पोटेंशियल अचीव कर लेती है इंडिया, तो ना केवल जो डोमेस्टिक डिमांड है वो फुलफिल होगी, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है सैफ को, क्योंकि जो एरोप्लेन्स हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, ऐसा तो है नहीं केवल इंडिया में है, वो पूरे ग्लोब में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इस पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए क्या हो रहा है, एक कॉम्प्रहेंसिव सैफ पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑपरेशन हर्डल्स को टैकल किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए आर्टिकल क्या क्या रहा है। अब अगर आपको यूपीएससी 24 का क्वेश्चन आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, आप देख रहे हो, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब अगर आप ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए एग्जैक्ट टर्म लिखा फीड स्टॉक। तो आप आसानी से बोल सकते हो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, मैंने कहा हर वो चीज़ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं सैफ बनाने के लिए। अगर आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड, मील वेस्ट, तो आपको लगेगा चारों के चार का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। अगर अब इन जनरल आपको नहीं भी पता है और कोई भी टेक के बारे में पूछा जा रहा है कि इस टेक में कौन कौन सी आगे चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, उसमें कैन लिखा हुआ है, तो कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़। कभी भी अगर यूपीएससी क्वेश्चन में कैन लिखा हुआ है तो ये मत समझिए बस कैन है तो सही गलत हो जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। अगर वो किसी साइंस एंड टेक के ऊपर क्वेश्चन है, वहाँ पे कैन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप एक बार ना रिस्क ले सकते हो कि चांसेस ये होंगे, क्योंकि टेक धीरे धीरे अपग्रेड ही होता है। जब अपग्रेड होगा देयर हाई चांसेस कि वो डिफरेंट एरियाज में यूज़ किया जा सके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सही ही होगा। जैसे इस बार क्वेश्चन भी था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रेडार्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पे बोला था आपका जो ड्रग्स होते हैं नारकोटिक्स में उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पूछा गया था भी जो आपकी फार्मिंग होता है उसके लिए कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वहाँ पे सही नहीं था कैन। तो आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो करना है, पर द मोर यू विल प्रैक्टिस पीवाईक्यूज द मोर यू विल गेट दिस एक्वेंटेंस विद हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू प्रोसीड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज जनरली आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जाम। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस बार मोहन लाल जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मिला हुआ है। अब सबसे पहली चीज़ है अनाउंसमेंट किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने की है। अवार्ड ये 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया जाएगा। अब इनका कैरियर हाईलाइट में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, 4 डेकेड का है, मलयालम फिल्म जनरली करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि भैया पद्मश्री और पद्म विभूषण जिसको मिला होता है जनरली उनको प्रायोरिटी दी जाती है दादा साहब फाल्के अवार्ड के रेफरेंस में। ठीक है, अब इनकी कंट्रीब्यूशन एक बार सिर्फ लिख दिया, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है क्या है कैसे, बस ये ध्यान रखो इस बार दादा साहब हमारा 23 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, तो मोहन लाल को मिला। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दादा साहब फाल्के अवार्ड की मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द मेमोरी ऑफ दादा साहब फाल्के। इनको इंडियन सिनेमा का फादर कहा जाता है। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी डायरेक्ट की थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा। ऐसे बोल सकते हैं आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कुछ भी ऐसा डाल देंगे आपको लगेगा नहीं ये तो सही ही लग रहा है, लेकिन नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, तो आपसे ऐसे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जनरली पूछा है। कब दिया जाता है, नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इसको दिया जाता है। इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। अब एक बार इसको पढ़ लो कि आपको आइडिया लग जाएगा। पहला अवार्ड जो मिला था वो देविका रानी को मिला था, और रीसेंट रिसिपिएंट देखा जाए तो मोहनलाल को मिला है, जो कि मलयालम सुपरस्टार कहे जाते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही आप समझ के चलो, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड फॉर 2001 दादा साहब फाल्के अवार्ड। आपको समझ में आया क्या यूपीएससी में 26 में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे, इतना मैं 200% श्योर हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जिस हिसाब से 2025 में उन्होंने चेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। चेस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हैव वन द रीसेंट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था, जहां पे बोला था डी गुकेश जीते हैं किसको, एक इंसान को हरा के। वो जो इंसान का नाम था उसका नाम गलत कर दिया था जनरली। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था यंगेस्ट चेस मास्टर जो हैं उनका नाम डाला था। तो यूपीएससी स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर सवाल आपसे पूछ सकता है। ये सिर्फ ये आइडिया लेने के लिए कि थीम पूछा जाता है जनरली। फिर सीडीएस 120 में भी क्वेश्चन पूछा गया दादा साहब फाल्के के ऊपर, मतलब ये यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। फिर
2013 में देखिए दादा साहब फाल्के पूछा गया है। फिर यूपी से 2014 का देखेंगे तो वहाँ पे भी दादा साहब फाल्के पूछा गया है। देखिए ये सब मैं ये नहीं बता रहा कि आपको ये सब पढ़ना है, पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की रिलेवेंस है बेटा, आपको पढ़ना होगा, इसलिए मैंने पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। और रिसेंट करंट अफेयर में कौन जीता है, मोहनलाल के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब एक बार समझते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्या फ़र्क है। तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये इंडियन सिनेमा में जो इंडिया में जो मूवीज़ बनी हैं उनको अवार्ड करने के लिए किया जाता है। दोनों आईएनबी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती हैं। ये क्या मेरिट बेस पे दिया जाता है। और जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिनेमा होता है उसको भी शोकेस किया जाता है। मेजर डिफरेंस यही है, जो आपका एनएफए है जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स कहते हैं वो केवल इंडियन फिल्म में है, यहाँ फॉरेन फिल्म भी इंक्लूड होती हैं। अवार्ड्स में देखा जाए यहाँ पे गोल्डन सिल्वर लोटस जो अवार्ड होता है इसी में आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। और जो आपका इफ़ी होता है जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं वहाँ पे गोल्डन पिकॉक, सिल्वर पिकॉक, ये सारे अवार्ड जनरली दिए जाते हैं। पर्पस क्या होता है, ऑब्वियसली जो सोशली रेलेवेंट सिनेमा होता है, आप ध्यान रखिए क्वेश्चन ऐसे में यही पूछा गया है, तो इनका एनकरेजमेंट किया जाए क्वालिटी को और सोशली मतलब सामाजिक स्तर पे सिनेमा का जो इम्पैक्ट होता है वो किस तरीके से और इम्प्रोवाइज किया जा सके, वो सारा काम होता है। और जो इफ़ी होता है उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, इससे जो इंटरनेशनल कल्चर है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट फिल्म्स बन रही हैं उससे इंडिया पे कैसे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, इतना ही आपको बेसिक इस बारे में पता होना चाहिए। अब 2012 का क्वेश्चन देखिए, एट द 59th नेशनल फिल्म अवार्ड हु वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्या आया था, डज इंडियन सिनेमा शेप और पॉपुलर कल्चर और मेरली रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन सिंपल से पूछ गया, ऐसे है, आपको इस पे ऐसे लिखना। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे में कि क्या इंडियन सिनेमा शेप करता है हमारे कल्चर को या केवल रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको दोनों चीज़ बतानी, कैसे इंडियन सिनेमा हमारे पॉपुलर कल्चर को शोकेस करता है और किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है वो भी हमें बताना होगा। तो अगर आपसे पहला पार्ट क्या है, अपने पॉपुलर कल्चर में कैसे सिनेमा का इम्पैक्ट है, तो हम देखते हैं भैया जो मूवी में दिखाया जाता है वैसे ही फैशन स्टाइल हो जाती है, सोशल अवेयरनेस होती है। रिसेंटली आप कितनी मूवीज़ हैं जो सोशल अवेयरनेस पे बनी थी, जैसे आर्टिकल 15 आपने देखा होगा, पैडमैन आपने देखा होगा। सो डिफरेंट मूवीज़ बनाई गई हैं और बन रही, इससे लोग कहीं ना कहीं सोशली एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं चीज़ों का जो पहले बहुत ही टैबू कही जाती थी। फिर सिनेमा कैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, सिनेमा इज सोसाइटी एंड सोसाइटी सिनेमा, आप ऐसे कह सकते हो। मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं ना, लाइन ऐसे लिखी है बहुत फ्लेवरी लैंग्वेज में कि देख के एग्जामिनर को लगे भाई कुछ तो लिखा है, मतलब बंदा ऐसा है कि इसको जेन्युइन नॉलेज है, ऐसे कुछ भी बकवास नहीं कर रहा है। तो सिनेमा में क्या सोशल रियलिटीज़ दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिनेमा इंडिया का बन रहा हो, यहाँ पे जो यूएसए है वहाँ की रियलिटी दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं होता है। जनरली हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नैरेटिव्स दिखाया जाता है। अगर आप जनरली बोलते हैं ना, आपने देखा चाइनीज़ सिनेमा है वो वहाँ कल्चर को दिखा रहा है। फिर कोरियन इंडिया में जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच फेमस होता है, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ये है क्या, जो के ड्रामा भी जनरली लोग कहते हैं, यहाँ पे लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या है कैसे है। ठीक है, अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है किसके बीच में, जो हमारी सोसाइटी होती है और हमारा सिनेमा होता है। तो ये सारे मैंने आपको थीम बताए हैं, इन सभी थीम का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इस एस्से को 1000 से 1200 वर्ड में एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी पॉइंट बोलिए उसको जस्टिफाई करिए, उसको अपना एक प्रॉपर रीज़न दीजिए, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं अपने इसी पे एक आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने समझाया था, वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ था जहाँ पे फिल्म मेकर अनुपर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, कहाँ पे, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी मूवी थी किस चीज़ के ऊपर थी, ये मूवी बात करती थी पीस के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करती थी। ठीक है, तो इस वजह से इस मूवी को, इस वजह से नहीं मतलब काफ़ी सोशल इश्यूज़ को उठाया गया था इस मूवी में, जिस वजह से इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ले लो, वेनिस फिल्म फेस्टिवल क्या है। 1932 इटली में इसको स्टार्ट किया गया था। ये ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है वर्ल्ड में, और ये बिग 3 का हिस्सा है, मतलब 3 दुनिया भर में जो सबसे बड़े बड़े होते हैं, केन्स होता है, बर्लिन होता है, फिर आपका वेनिस होता है। ये इंटरनेशनल सिनेमा को शोकेस करने का काम होता है। अवार्ड्स देखा जाए तो गोल्ड
गोल्डन लायन अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसका सिलेबस लिंक आपको कैसे करना है, फिल्म स्टडीज़ में, इंटरनेशनल आर्ट एंड कल्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें लिखी है, बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ लिंक कैसे करना है कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये आपके सामने ऐसे आया, तो क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है, इंडियन सिनेमा से कनेक्टेड चीज़ें, ठीक है। और इवन तो पूछे भी जाते हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर क्वेश्चन चक्रोस के ऊपर पूछा गया है। तो इस वजह से जो अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन और करंट इन्फॉर्मेशन दोनों पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अब हुआ क्या है, जो इस बार 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो रहा था, वहाँ पे अपनी स्पीच दे रहे थे जो हमारे सीजीआई बीआर गवाई हैं। तो उन्हें अपनी जो स्पीच में कुछ चीज़ें बोली, उन्होंने कहा है कि भाई साहब जो मिसकंडक्ट और एरोगेंस होता है कुछ जजेस में, वो चीज़ें गलत है। अब देखो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको मैं न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हो कभी भी। अगर GS2 में क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ बोल रहे हैं भाई साहब किस तरीके से जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो रिसेंटली रिमार्क्स, क्योंकि जो सीजीआई रिमार्क बोल रहे हैं इसको आप एज इट इज भी लिख दोगे कि एज रिसेंटली सेड बाय सीजीआई बीआर गवाई दैट द मिसकंडक्ट एंड एरोगेंस ऑफ सम जजेस शुड बी प्रोहिबिटेड। तो ये लाइन जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी डिनाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज हर एक चीज़ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, फैक्ट है ये। तो इस वजह से आप ये सारी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स होती हैं इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करिए, इसी वजह से मैंने लिखा है। साथ ही साथ क्रिटिसाइज क्या है, जो आपके यंग और सीनियर लॉयर्स होते हैं उनका जो इल ट्रीटमेंट होता है, इल ट्रीटमेंट मतलब उनका एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हो आप लोग, कि जो सीनियर्स होते हैं वो लोग उनके ऊपर केस पे केस देते हैं, फिर उनसे कहते हैं आप, मतलब बहुत ब्रॉडर लेवल पे सारा काम होता है ये। साथ ही साथ कहा है कि भाई जो जजेस हैं लॉयर्स हैं ये 2 व्हील्स ऑफ गोल्डन कैरेट कहे जाते हैं जस्टिस के, मतलब न्याय के जो पहिया होता है उसमें जो 2 अहम पहिया हैं, दोनों जब पहिया चलेंगी तभी तो चल पाएगी गाड़ी। तो एक आपका है कौन सा, एक है आपका लॉयर, दूसरा है आपका जो आपके जजेस होते हैं। तो इस वजह से कहा गया भैया 2 व्हील्स ऑफ गोल्डन कैरेट ऑफ जस्टिस, इसको जरूर लिख लीजिए क्योंकि इससे कनेक्टेड आप इस लाइन को जरूर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जजेस से एक्सपेक्ट किया है कि भाई साहब आप लोग अपनी पावर को बहुत ही रेस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करिए, इक्वालिटी और डिग्निटी को मेंटेन रखिए और लॉयर्स के साथ इंटरेक्शन बना के रखिए। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स का साधारण सा मतलब होता है ऐसी कोर्ट्स जिसके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है कि आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर जजमेंट देना है। आप टॉपिक बोलो, आप सब्जेक्ट बोलो। अगर कहा जा रहा है एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये कोर्ट है समझ लो, ठीक है, मतलब एकदम लेमन भाषा में कोर्ट है। लेकिन इस कोर्ट का काम क्या है, केवल इन्वायरमेंटल केसेस को डील करना। वैसे कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा जाए तो वो क्या है, मतलब जो कंपनी केसेस होते हैं उनके रिगार्ड में ये बनाया गया है। क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने का पहला कारण ये रहता है कि भाई जो इतनी पेंडिंग होती है केसेस की कोर्ट्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम की जा सके, ठीक है, कोर्ट के ऊपर प्रेशर कम किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स का यूज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ ट्रिब्यूनल कंसर्न में बोला भाई जो बोलते हैं ना हाई डिस्पोजल रेट है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बट साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो पेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं रिमूव करना होगा। पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में है। साथ ही साथ ये भी कहा गया भैया ट्रिब्यूनल्स में जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, देखिए जो आपकी ट्रिब्यूनल्स होती है, मैंने कहा कोर्ट टाइप होते हैं, कोर्ट है तो क्या ट्रिब्यूनल्स में जजेस होंगे, नहीं, उसमें कुछ नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। तो इस बार यही कहा गया है जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल्स में, उन लोग को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए बिना गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आए हुए। इससे क्या होगा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, रेस्पेक्टफुल कंडक्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब एक बार ट्रिब्यूनल के बारे में आपको एक बार ये नोट्स बना लो, ठीक है, मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ लेकिन ज़रूरी है। इसी बार जीएस पेपर 2 में, अभी मैं डालना भूल गया, ये जीएस 2 में बेटा मैं 3 से 4 बार लिख चुका हूँ। इसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था जो रिफॉर्म्स ट्रिब्यूनल्स में लाए गए हैं, उसको आप एक बार प्रीवियस आर्टिकल्स देखोगे, मैंने प्रॉपर वहाँ समझाया हुआ है कि जो क्वेश्चन उठा था। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। पर्पस क्या होता है, रिड्यूस कोर्ट बर्डन, साथ ही साथ रेजोल्यूशन बहुत ही स्पीडी किया जा सके। ये आर्टिकल 323A और 323B के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। अब अगर बात करें 323A क्या कहता है, ये आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, मतलब ये कोर्ट होता है जिसका काम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनको कोई दिक्कतें होती हैं तो डायरेक्टली कोर्ट में जाने से पहले इस कैट के पास आ सकते हैं। और 323B क्या कहता है, ये
पावर देता है एग्जीक्यूटिव को कि भाई आप लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आसानी से बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्ट्स बना सकते हो। टैक्सेशन के ऊपर कोर्ट बनाना चाहो, लेकिन वो कोर्ट नहीं कहलाएंगे रियल सेंस में बेटा, वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट है तो जज होंगे, लेकिन वहाँ जज भी नहीं होते, जज भी होते हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन सिर्फ भाषा आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेबर कोर्ट भी आप देखे हो, वो सब क्या है, सब ट्रिब्यूनल का ही पार्ट आते हैं। लैंड रिफॉर्म, इलेक्शन, इन सब के लिए क्या है, जनरली बनाने का प्रावधान है। अब बनाया किन किन जगहों के लिए क्या, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। अब जैसे आप लोग देख लो NCLAT के ऊपर देखो, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर इसका फीचर्स क्या है, ये कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा बनाया गया है। इसका काम ये है कि जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर उसने कोई चीज़ बोली है, अगर उसने कोई जजमेंट पास किया है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जजमेंट पास किया, वो जजमेंट किसी को नहीं पसंद आता, तो यहाँ पे अपील कर सकता है, किस पे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रिब्यूनल होगा, फिर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। लेकिन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है तो अपील कहाँ होगी, अपील आसानी से सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और हमेशा ध्यान रखिए, कंप्लीट फुल जस्टिस की बात जब की जाती है तो इन सब का जो डिसीजन, अगर किसी ट्रिब्यूनल ने डिसीजन पास किया है और वो किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आता है, तो वो पार्टी उस चीज़ की अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जा सकती है। अगर आप देखो 2012 का क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, अब यहाँ पढ़ते आपको लग रहा है ट्रिब्यूनल के बारे में बात हो रही है। वो एनैक्ट किया गया था किस प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, हमारे संविधान के, मतलब संविधान कौन कौन सा फीचर ध्यान रखा गया था, एनजीटी एक्ट जब पास किया गया था। तो पहले राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, आर्टिकल 21 में जो गारंटीड है, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि एनजीटी एक कोर्ट है एक तरीके से, जो इन्वायरमेंटल केसेस को टैकल करता है। क्यों टैकल करता है, जिससे लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके। तो हमारे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ जो है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये तो बात होती है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। फिर सेकंड कह रहा है कि भाई जो आपका शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे ग्रांट्स के बारे में बात करता है, बट ये बात कर रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के, यहाँ ग्रांट्स के ऊपर बात नहीं होती है। फिर थर्ड कह रहा है कि ग्राम सभा की पावर जो 243A में मैंशनड है, तो बेटा थर्ड भी गलत है, क्योंकि ये है पंचायती राज का टॉपिक, ना कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का टॉपिक। तो आप आसानी से बोल सकते हैं ए इज द राइट वन। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में पहले आपको मैं ब्लू अमोनिया समझा देता हूँ। ब्लू अमोनिया क्या होता है, जैसे वर्ड समझ रहे हो ब्लू, ठीक है। अमोनिया क्या है, आपको आसानी से पता है, अमोनिया मतलब होता है NH3। इसके अंदर एक नाइट्रोजन होगा और 3 आपके हाइड्रोजन होंगे। तो जो हमारी ब्लू अमोनिया होती है वो नेचुरल गैस से बनाई जाए, जैसे मीथेन होता है, आपको पता है। तो मीथेन में आपका क्या होगा, मीथेन को सबसे पहले क्या करेंगे, उससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा मीथेन से, और जो CO2 प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, उस CO2 को क्या किया, कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन साथ कंबाइन करके और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना दी जाएगी। तो इसको ब्लू अमोनिया जनरली कहा जाता है। अब ब्लू वर्ड आ रहा है तो इसके पीछे कारण है। अगर आप इसको कनेक्ट ऐसे करना चाहो तो नेचुरल गैस होती है, ठीक है। नेचुरल गैस के साथ क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन जब मिलाएंगे, और हाइड्रोजन जब उसके साथ जोड़ेंगे, तो वो होने के बाद देखो इससे एमिशन भी होगा। कभी भी किसी नेचुरल गैस, जैसे मीथेन है, अगर मीथेन को बर्न करेंगे तो उससे क्या होगा, CO2 का एमिशन होगा, ठीक है। तो जनरली ब्लू जो आपकी अमोनिया बनती है उसमें क्या होता है, मीथेन से ये लोग सिंपली क्या निकाल लेंगे, मीथेन से आसान सी भाषा में ये लोग निकाल लेंगे अपना हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन निकाल लिए, अब हाइड्रोजन को ये कंबाइन कर देंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन कहाँ पे है, नाइट्रोजन एयर में नॉर्मली अवेलेबल होता है, तो हमको आसानी से क्या मिल जाएगा, NH3 मिल जाएगा। तो हमें एक नाइट्रोजन चाहिए और फिर हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन तो इन्हें एयर से मिल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है नेचुरल गैस से। और नेचुरल गैस क्या है, मीथेन है। मीथेन को बर्न किया जाएगा, CO2 निकलेगा। अब जो CO2 निकला है इसको एमिशन नहीं कहा जाएगा, इसको ये लोग कैप्चर कर लेंगे, तो उसको कहा जाएगा कार्बन कैप्चर। अगर शुरुआत में जो मैंने समझाया वो ना समझ में आया, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है, ब्लू अमोनिया क्यों कहा जाता है इसको एक्चुअली, ठीक है। फिर यहीं पे ग्रीन अमोनिया भी समझिए, मतलब पॉइंट क्या है, गोल ये है कि NH3 आखिरी बनाना है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ग्रीन मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो ग्रीन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, वाटर में क्या होता है, वाटर में अगर आप H2O देखोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और अलग करने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होती है, तो जो नाइट्रोजन है वो लेंगे, फिर हाइड्रोजन तो इन्होंने ले ली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर से, तो आपका NH3 यहाँ पे बना लिया जाएगा आसानी से। इसके अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं
नहीं यूज़ होता है, ध्यान रखिए। ग्रीन अमोनिया में कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ होता है। ब्लू अमोनिया में क्या, नेचुरल गैस यूज़ होती है। नेचुरल गैस क्या एक फॉसिल फ्यूल है? येस, एब्सोल्युटली दिस इज फॉसिल फ्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मैंने क्यों समझा है, क्योंकि ये आर्टिकल आया हुआ है। तो अब जो टेक की बात हो रही है वहाँ पे कह रहे हैं भाई हम लोग ब्लू और ग्रीन अमोनिया का एक हाइब्रिड बनाएंगे, मतलब दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है। तो अब ब्लू अमोनिया कहाँ से मिल जाएगी? आपको मैंने अभी बताया, ब्लू अमोनिया मतलब नेचुरल गैस से मिल जाएगी, ठीक है। और उससे क्या करेंगे, कार्बन कैप्चर भी कर लेंगे एमिशन जब होगा। ग्रीन अमोनिया हमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मिल जाएगी। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो हमारा एक प्रॉपर लेवल पे बनेगा वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसकी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं बोलते हैं ना एमिशन रिडक्शन में भी मदद करेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी तो होगी, फिर ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए, अमोनिया का यूज़ अलग अलग होता है। अब अमोनिया ये मत समझो कि भैया अमोनिया में क्या यूज़ कैसे करें, अमोनिया का यूज़ फर्टिलाइजर में भी होता है। और ध्यान रखिएगा, अमोनिया एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड टाइप नहीं कहा जाता है, ये बनाया जाता है, ये मैन मेड है। अब फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर का मतलब समझो, कोई चीज़ फर्टिलाइज करना, कोई चीज़ उपजाऊ बनाना, तो क्या होता है? तो वहाँ पे यूज़ होता है अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया में क्या है, अमोनिया में आपको दिखेगा मिलेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? आपको सिर्फ इमेजिन करना है, आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप हो जाएगी। फिर 2020 का क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। अब एक चीज़ याद रखिए, इंडिया के रेफरेंस में बात हो रही है। इंडिया सोशलिस्ट लेवल पे भी काम करता है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को सब्सिडी देता है जिससे फर्टिलाइजर मिले। तो क्या गवर्नमेंट इसको मार्केट ड्रिवन छोड़ेगी, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट हो केमिकल फर्टिलाइजर? आंसर इज नहीं। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जो आपकी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना कंपनीज होती है उनको देती है। जैसे आपका आदित्य बिरला शक्तिमान फर्टिलाइजर सुना होगा, इंडोरामा फर्टिलाइजर सुना, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है कि भैया आप सस्ते में दो फर्टिलाइजर जिससे किसानों को मिल सके। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड कहता है अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अभी मैंने आपको कहा था ब्लू अमोनिया कैसे बन रहा है, अरे भैया ब्लू अमोनिया नेचुरल गैस से तो बना रहे हैं। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि अमोनिया केवल एक ही जहां से निकले, अमोनिया मतलब NH3। अब भैया कैसे भी बना दो क्योंकि मैन मेड है। अभी मैंने ग्रीन अमोनिया बोला, ग्रीन अमोनिया कैसे बना रहे हैं अभी तो आपको मैंने पूरा समझा दिया। एक तरफ वो लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? वो प्रॉपर तरीके से जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं पानी में, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन कैप्चर कर ले रहे हैं डायरेक्टली एयर से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये दिखाती हैं कि एक जो मैन मेड कंपाउंड होता है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से नहीं बनता है। तो यहाँ 2 और 3 इज द राइट वन। फिर 2020 का क्वेश्चन नहीं सेम ही है, ठीक है ये सेम ही है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। आज मैंने कोशिश की कि आर्टिकल थोड़े रहे लेकिन उससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहे, ठीक है। संडे का टाइम्स था, बहुत सारे साइंस के भी थे लेकिन उसमें इतनी रेलेवेंस नहीं थी जिससे कहीं ना कहीं आपको मैं कनेक्ट करके वो चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो फील फ्री, आप बैटल IAS 16 पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं। ध्यान रखिए एक बात कि अगर आपको कोई भी आर्टिकल लगता है सर ये आर्टिकल भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल अभी इनिशियल स्टेज पे होगा। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, न्यूज़ अगर आती है तो न्यूज़ की स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे चलती है। स्टेज 1 में न्यूज़ अगर आप तुरंत पकड़ लोगे तो स्टेज 4 में वो अपग्रेडेड फॉर्म में दिखेगी। जैसे स्टेज 1 में आपने सुना होगा प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस बताया था, स्टेज 1 एक महीने पहले स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी हम स्टेज 4 पे चल रहे हैं, डेली आर्टिकल आ रहे हैं। तो कभी कोई आर्टिकल लगे सर ये आर्टिकल मिस है तो टेंशन मत लीजिए, वो स्टेजेस में चल रहा है, वो डेफिनेटली कवर होगा ही होगा। आई होप आपको मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।